तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शुभम जी का। बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए, क्योंकि शिक्षकों का समय मैं सबसे कीमती मानता हूँ। और बड़ी जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की आपके कंधों पर। तो कैसे लक्ष्य लेकर चले हैं पायनियर माउंटेनरी स्कूल, कैसे इन चीज़ों को कर रहा है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से चीज़ें बनना शुरू हुई? पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और तहलका इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात और अपने संस्था के बारे में बता सकूं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था का जो शुरुआत हुई थी वो मेरे दादाजी के द्वारा 1963 में हुई, मात्र 2 छात्रों के साथ। उनका जो लक्ष्य था, जो मोटो था, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विद ऑनेस्टी, उसी प्रिंसिपल को लेके हम अभी तक, मैं तीसरी पीढ़ी अब इस मैदान में उतरे हैं उस चीज़ को और आगे बिल्डअप और एक्सपैंड करने के लिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो सिद्धांत के साथ हम लोग चले थे, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विद ऑनेस्ट, इसका मतलब है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट एजुकेशन देना विदाउट एनी बाइस, सबको इक्वालिटी के साथ, सबको समानता के साथ, आज की डेट में जो तकनीकी आ रही हैं उसका इस्तेमाल करने के साथ, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी, जो एक ह्यूमन टच होता था, उसको बिना छेड़छाड़ किए हम उसी एजुकेशन सिस्टम को अभी की जो हमारी टेक्नोलॉजी वाली लाइफ है उसके साथ ही लेके चलने में, सो दैट हमारा जो एजुकेशन आज की टाइम पे है वो उतना ही इफेक्टिव रहे जितना वो 50 साल पहले था। और मुझे बहुत प्राउड होता है ये बताते हुए कि जब से ये शुरुआत हुई थी, आज इस वर्ष हमारा 63 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी संस्था में। और बाय प्रोफेशन आपने मेरे बारे में तो पूछा था, तो बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ। मैंने LLM की डिग्री ली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, और अब मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ इस संस्था में अपने छात्रों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, और जो अभिभावक हम लोगों पे इतना ट्रस्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा के लिए हमारे संस्था में और हमारे विद्यालयों में भेज रहे हैं। ऐसे माहौल में जब एजुकेशन एक धंधा बन जाए, धंधा अल्फाज अच्छा नहीं है लेकिन मुझे कहते हुए इसमें कोई गलत नहीं लगता, जब एक बिजनेस का मॉड्यूल बन जाए, ऐसे में कैसे अपनी चीज़ों को आप बेहतर करने की कोशिशें करते हैं? एक तरफ हम गुणवत्तापरक शिक्षा भी दें और दूसरी तरफ हमारे पैरामीटर्स दूसरों के मुकाबले थोड़े संतुलित भी हों। कैसे इन चीज़ों को रखते हैं और कैसे आप अपने आप को इन दूसरे लोगों से अलग पाते हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आपने इस चीज़ को धंधा बोला, क्योंकि हमारी एक आदत हो चुकी है ये धंधा वर्ड सुनने की। होता क्या है कि हमारे जो अभिभावक होते हैं ना, वो आज की डेट में जो हम लोग उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आप बच्चे का दाखिला कराते हैं स्कूल में और जो आप फीस देते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो कई वर्षों के बाद मिलेगा, जब आपका जो बच्चा होता है वो कोई अच्छी जगह डॉक्टर, इंजीनियर, या आजकल जो नई नई फील्ड आई है उसमें जब वो अपने आप को एक अच्छे स्थान पर पाएगा। तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आपको आगे वेट करना पड़ेगा। उसके लिए जो पैरामीटर्स आपने बताए हैं, जाहिर सी बात है हमें अपने सिलेबस के साथ और जो भी हम लोगों के जो नॉर्म्स होते हैं उस चीज़ को रखना पड़ता है। गुणवत्ता के साथ आपने बोला है कि हमारी जो टीचिंग होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने स्कूल में, अपने विद्यालय परिसर में छात्रों को और शिक्षकों को, क्योंकि सिर्फ छात्रों से तो हमारा विद्यालय नहीं चलेगा, तो शिक्षक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि छात्र हैं। उनको हम एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करें जिसमें वो अपने आप को बहुत ही सहज और महफूज रखें, क्योंकि जब तक आपको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा तो हम उनको कोई भी सीख नहीं दे सकते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान देना आज की डेट में सीमित नहीं है। उनको जो वो संस्कार देते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा जो दी जाती है, जो अनुशासन हम उनको देते हैं, जो संवेदनशीलता दिया जाता है, तो उसके लिए जो एक ह्यूमन टच होता है वो बहुत ज़रूरी। तो मान लीजिए कि जो सक्षम हैं वो तो फीस दे लेते हैं माँ बाप, कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जो अक्षम होते होंगे, जो कैपेबल नहीं होते होंगे कि वो अपने बच्चे की फ़ीस दे पाएँ, या कुछ ऐसा जो आपको ज़रूरी हो, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? कुछ ऐसा आप लोगों का फ़ंड निर्धारित रहता है कि हम लोगों को कुछ ऐसे बच्चों का एडमिशन कराना है जो कमज़ोर हैं इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से? देखिए, हमारा जो स्कूल प्रबंधन है उसमें कुछ
हमारे जो प्रबंधक साहब हैं उनके थ्रू ऐसा आता है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक आते हैं जिनके साथ ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं। तो विशेष तौर पे हमारे जो प्रबंधक साहब हैं वो उनको 1-to-1 मीटिंग करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और उनके ज़रूरत अनुसार जितना भी उनसे हमसे स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा उनसे जितनी मदद हो सकती है बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में, हम वो पूरा प्रयास करते हैं और उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इतना समझाते हुए कि आपकी इन कठिनाइयों या इनके चक्कर में छात्र जो पढ़ाई है उस पे कोई असर। अच्छा, कोविड के बाद एजुकेशन का माहौल कितना बदल गया? कोविड के बाद एजुकेशन का माहौल काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी अंतर हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें कोविड नहीं मानूं। अगर आप देखा जाएगा तो रोज़ रोज़ नई नई तकनीकी ऐसी आ रही हैं कि आज जो माहौल है हो सकता है कल कुछ और आए, क्योंकि जो नई नई तकनीकी आ गई हैं और जिसमें एआई सबसे ज़्यादा चल रहा है। आज आपने कोई एक कोर्स के बारे में पता चलता है तो आपको पता चला कि अगले हफ्ते 10 नए कोर्सेज और आ गए हैं, वो वाला भी अपग्रेड हो गया। वो वाला भी अपग्रेड हो गया है। तो आज की डेट में अगर आप डे टू डे अपडेट है ना, तो आप उसी के बाद ही सारी चीज़ें कर मगर सकते लगता हैं। है कि अब वो किताबी ज्ञान, बैठ के पढ़ना, लैंप लगा के पढ़ना, वो दौर अब मूव ऑन हो गया। अब सारी चीज़ें मोबाइल पर हैं। अब तो मैं देखता हूँ कि बड़े जो स्कूल हैं वो कॉपी किताब का कल्चर ही ख़त्म कर रहे हैं। बच्चे आईपैड लेके स्कूल जा रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हम लोगों की तो बहुत लंबी उम्र में जाके कंप्यूटर हम लोगों को देखने को मिला था। हम लोग सरकारी विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को कितना ज़रूरी पाते हैं कि क्या क्लास 1 का स्टूडेंट आईपैड पर चलने वाला होना चाहिए या उसे बुक के ज़रिए जो है चीज़ों को पहले बताना चाहिए, ये आईपैड लैपटॉप एक वक्त के बाद मिलना चाहिए? देखिए सर, स्कूल प्रबंधन होने के नाते हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी छात्र हैं, छोटे कक्षाओं से लेकर बड़े कक्षाओं तक, वो सारे स्मार्ट बने, वो सारे मॉडर्नाइजेशन को अपनाएं। और यही अभिभावक भी चाहेगा कि उनका जो बच्चा है वो इन सारे गैजेट्स के साथ हो, ताकि उनसे एक प्रश्नता हो। आज की डेट में जो अभिभावक है वो बहुत गर्व के साथ बोलते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल में अपने आप गेम डाउनलोड कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है और अपने आप खेलता है, या वो फ़ोन में जो है कोई भी नंबर सेव कर लेता है। अब जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। जो ज्ञान या जो नॉलेज हमको एक किताब से मिलती है उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे, वो कहीं ना कहीं आज ख़त्म होती जा रही है, और जो बहुत ही गलत चीज़। रीज़न बीन कि मैं भी जब पढ़ा हूँ तो मैंने भी अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी की है वो नोट्स बना के की है, वो बार बार प्रैक्टिस करके की है, क्योंकि मेरे फादर साहब का ये रहता था कि 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही होना चाहिए, तो आपकी राइटिंग स्पीड उतनी होनी चाहिए। आज की डेट में बच्चों का क्या रहता है कि जब वो ऑनलाइन गैजेट से, आईपैड से, कंप्यूटर से, मोबाइल से पढ़ते हैं, तो उनकी वो जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार उन बच्चों का जो पेपर है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता। दूसरा, जब आप लिख के किसी चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी जो मेमोरी है आपके माइंड में ज़्यादा सेट होती है, क्योंकि आपको याद रहता है कि ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं लिखी थी, या ये चीज़ मैंने इस पेज नंबर पे पढ़ी थी, तो दैट इज़ 100% श्योर। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आईपैड से पढ़ते हो, तब भी आपका 100% जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज पे नहीं होता, क्योंकि कई सारे नोटिफिकेशंस आपके साइड बाय साइड आते हैं, तो एक टाइम पे आपकी कई सारी विंडोज़ जो है वो ओपन रहती। तो 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन टेक्नोलॉजी ये नहीं सिर्फ रहती है। एक शोशा आप मानते हैं? बड़े स्कूल हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो आईपैड पे पढ़ाएंगे, लैपटॉप पे पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास 9th 8th 9th 10th में पढ़ाइए, आप लैपटॉप दीजिए, आईपैड दीजिए, लेकिन क्लास 3rd के बच्चे के पास आईपैड है, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक दिखावा ज़्यादा लगता है पढ़ाई से। सर, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी और जो बुक्स होती हैं, जो फिजिकल बुक्स होती हैं, उन दोनों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ किताबी से आपको 100% ज्ञान नहीं मिल सकता, लेकिन सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टूल्स हैं, उनसे भी 100% नहीं मिलता। क्योंकि जब आप किताब से पढ़ेंगे, आपकी जो मेमोरी शार्प होगी, आपकी जो डीप थिंकिंग होती है, आपका जो एनालिसिस होता है, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो माइंड रहता है वो कॉन्सेप्ट में रहता है कि इस चीज़ को मैं और ज़्यादा खोजूं। वही चीज़ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब आपने एक बार बुकिश लैंग्वेज पढ़ ली है, तो जितने भी आपके डिजिटल टूल्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वो आपको इन्हेंस करते हैं आपका एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाने पे, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट आते हैं। तो आप उनकी मदद से आगे का जो फर्दर ग्रुप डिस्कशंस होता है, आप उसकी सहायता ले सकते हो। लेकिन आपको लगता नहीं कि पहले बच्चे स्कूल जाते थे, बैग लाद के जाते थे, टीचर 2 थप्पड़ भी मार देता था तो माँ बाप कभी कुछ कहते नहीं थे, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता था,
अभी मैंने परसों एक वीडियो देखा, एलकेजी का शायद बच्चा था, टीचर ने उसको ऐसे थोड़ा सा झिटक दिया कि तुमने जो है होमवर्क क्यों नहीं किया। उस बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। आप मानते हैं ये सारे कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं जब हम परवरिश के नाम पर कुछ बड़ी लाइफ स्टाइल देने की कोशिश करते हैं स्कूल और कॉलेजेस में। हमारे बच्चे को अगर टीचर ने टच कर दिया तो हम उसके ऊपर एफआईआर तक करा देते हैं। ये टीचर का भी तो मनोबल टूटता है, पढ़ाने वाले को भी तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हाथ लग जाए, इनके पापा तो डीएसपी हैं, कहीं मुकदमा ना करा दें। सर मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षक अगर होता है तो उसका इंटेंशन किसी को भी हार्म पहुँचाना नहीं होता है। और अभिभावक आज की डेट में अगर हम भी पेरेंट्स बनेंगे तो हम भी चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही सहज वातावरण में रहे। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ मैं कहूँगा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सेफ्टी। सेफ्टी कई तरीके की होती है, जिसमें से एक सेफ्टी होती है आपके बच्चों के साथ जो इमोशनल भावनात्मक सेफ्टी जो होती है, सुरक्षा। उसका मतलब ये होता है कि आपको एक वातावरण ऐसा बनाना चाहिए बच्चे के साथ कि बच्चा जब अपने आप को आत्मविश्वास महसूस करेगा तो वो अपने मन की बात आपके सामने रख सकता है। बच्चों के अंदर जो एक झिझकपन होता है वो इसलिए होता है कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर होता है, वो सोचता है कि मुझे डांटना पड़े। ठीक है, और टीचर भी उस लेवल के नहीं होते हैं, टीचर भी उस लेवल समझदारी उनकी भी कम होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समझदारी उनकी कम होती है, ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं बहुत संवेदनशीलता होते हैं। मगर अनुशासन सर अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे, जी। अगर हम 10,000 15,000 का टीचर ढूंढेंगे तो हमको मदर टेरेसा जैसी तो टीचर नहीं मिलेगी जो आपका गाल पुचकार के करे। उसने भी कहीं से ऐसे ही बीए पास कर लिया होगा, वो स्कूल में पढ़ाने लगी होगी। तो जब हम टीचरों की सैलरी का एक पैमाना तय करेंगे, एक स्टैंडर्ड तय करेंगे, तब हमें उसके हिसाब से भी चीज़ें बेहतर मिलेंगी ना। सर कहीं ना कहीं मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या गारंटी है कि अगर हम किसी शिक्षक को 60,000 रुपए दे रहे हैं तो वो पूरी समर्पण के साथ काम करेगा। तो पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो शिक्षक समर्पण है, जो अनुशासन के साथ, जो अपनी संस्कार देने में इंटरेस्ट दिखाता है बच्चों को, एक भावनात्मक, एक सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा देता है उन बच्चों में, आत्मविश्वास देता है, वो फिर चाहे 15,000 कमाए, वो चाहे 60,000 कमाए, वो डिपेंड करता है एक इंसान के व्यक्तित्व। मगर ये एक्सेप्शन हो सकता है सर, चूंकि आईफोन आप 100 ले लीजिए, 100 में 99 सही निकलेंगे। ओप्पो आप 100 ले लीजिए, 100 में 90 खराब हो जाएंगे। डेफिनेटली, लेकिन वो गारंटी नहीं ले सकते ना कि मगर समय के 60,000 साथ वाला जो शिक्षक है वो 100% करेगा। ये बात आपकी ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं आज की डेट में जो 1 लाख रुपए भी कमा रहा होगा ना, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो अभी आपको लगता है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है या जो बन गई है एक मार्क बेंच, ये ठीक है या इसमें कुछ गुंजाइश आपको लगती है, खासतौर से छोटे क्लासेस में? सर मेरे हिसाब से शिक्षक का मतलब एजुकेशन में सिर्फ सिंपली चीज़ होनी चाहिए। छोटी क्लासेस में अगर आपने बात की है तो हम लोग भी जो हमारे प्रबंधक साहब भी हैं, जो मेरे फादर साहब हैं, मैं उनसे भी ये सारी चीज़ें सीखता हूँ जब वो अभिभावकों के साथ मिलते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनको बच्चा रहने दी। पहली चीज़, जो आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं ना, आप उनका मनोबल वहीं तोड़। वो छोटा बच्चा है, उसकी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो उसकी जीत होती हैं, आप उन चीज़ को सेलिब्रेट करिए, उनको उस चीज़ में इन्फ्लुएंस करिए। क्योंकि जब आप वो चीज़ करेंगे और उनको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, भले ही उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन जीता, भले ही उन्होंने एक राइम जीता, उत्साह बढ़ाइए। उत्साह बढ़ाते हैं, वही मनोबल और वही रोल मॉडल बनते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चों को ही अगर ये चीज़ करोगे कि मेरा बच्चा हर चीज़ में आगे बढ़े और वो क्यों नहीं बढ़ रहा, तो आप खुद ही उनका मनोबल खराब। माँ बाप को भी लगता है कई बार स्कूल में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बैठ के काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी। सर डेफिनेटली माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, और माँ बाप की काउंसलिंग होने का कोई एक नेगेटिव रीज़न नहीं है। पॉजिटिव रीज़न ये है क्योंकि माँ बाप के अलावा अगर सबसे ज़्यादा घंटे कोई बच्चा बिताता है तो वो अपने शिक्षक विद्यालय परिसर में बिताता है। तो हमें उनकी वो चीज़ों का भी पता है जो हो सकता है माँ बाप को ना पता हो। हमारे यहाँ कितनी ऐसी अभिभावक आते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनता, जितने शराफत से, जितनी शांति से ये आप लोगों के सामने या कक्षा में बैठा रहता। उसका कारण ये होता है कि अगर आप बच्चे की एक सुनेंगे तो बच्चे आप 5 बातें सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी अभिभावक को ये काउंसलिंग देनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग सर एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ना आप हैं ना मैं हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं दूसरों की मदद सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि हो सकता है कि कोई और तरीका हो जिससे बच्चा जो है उस तरीके से आपकी बात समझ। और
कंपटीशन की जब तैयारियां बच्चे करते हैं और वहाँ पर चीज़ें हमने देखा, नीट का पेपर जब लीक हुआ तब सुसाइड अटेम्प्ट या किसी और एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे मौके पर माँ बाप को आप क्या सजेशन देंगे? सर, माँ बाप हों या परिवार का कोई भी सदस्य हो, मैं इंडिविजुअली सबको बस एक बात ये कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी पहले वाले में अपना जवाब दिया है, कि सबसे पहले आप कंपैरिजन छोड़ दी। आपके बुआ के लड़के ने, आपके मौसी के लड़के ने क्या पोजीशन या क्या अचीवमेंट लिया है, या आपके मोहल्ले में क्या किया है। जैसे बहुत फेमस था कि शर्मा जी का लड़के ने क्या कर दिया है। आप अपने लड़के पे फोकस करिए। सबका टैलेंट, सबका आईक्यू लेवल और सबके समझने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब आप लोग सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपका आईक्यू और मेरे आईक्यू में सिर्फ इतना अंतर होगा। हो सकता है आप एक चीज़ को एक दिन में कर ले और मैं वो 4 दिन में कर लूँ, लेकिन 5वें दिन हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। आप अपने बच्चे को अगर वैसा वातावरण घर पे भी दे दें, एज अ टीममेट, उसके साथ बैठ के थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लें, या उसको थोड़ा सा ये बोल दें कि आज पूरा दिन तुमने बहुत पढ़ लिया और थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं या वो एक कप चाय पीते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि दीज आर माई फ्रेंड्स, या ये मेरा कुछ बेटर चाह रहे हैं। आप हर टाइम उनको ये बोलोगे कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, ये देखो इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, तो अननेसेसरी बच्चे के अंदर वो प्रेशर आएगा। कहीं ना कहीं फिर बच्चे का क्या रहता है, जो गैप हम कहते हैं ना, जनरेशन गैप एक अलग होता है, बट आपके रिलेशनशिप में एक गैप इसलिए आ जाता है क्योंकि हर टाइम अगर आप उसको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए टोकते रहेंगे तो बच्चा आपसे कभी भी खुलेगा नहीं। तो पहली चीज़ ये है कि जो हम लोग भी कहते हैं अभिभावकों से, कि उसकी जो पढ़ाई है और उसका जो काम करने का तरीका है वो आप विद्यालय पे छोड़ दीजिए। परिवार का काम होता है उसके दोस्त बनना और उसके स्वास्थ्य पे ध्यान देना, क्योंकि जब तक बच्चा अच्छे से खाए पिएगा नहीं, जब तक उसका मानसिक स्वस्थ वो नहीं रहेगा, वो फिर कैसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकता। बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात कही। मुझे खुशी इस बात की भी होती है कि बहुत यंग एज में इतनी डेप्थ वाली बातें एक टीचर ही कर सकता है। भले आपने एलएलएम किया हो, ये एक अलग बात है, वकालत एक पेशा है, लेकिन शिक्षक, एक टीचर एक जरिया है, वो चीज़ों को बनाता है। कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी आपके हाथ में है, आप चाहे टेढ़ा सुराही बना दीजिए चाहे सीधी सुराही बनाइए, ये आपके हाथ में है। और हम लोग इस बात के लिए थोड़ा सा वो भी होते हैं कि हमारे दौर में इतने अच्छे टीचर क्यों नहीं होते थे, वो तो सरकारी स्कूल वाले टीचर होते थे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने अपना कीमती समय निकाला, जोरदार तालियां सर के लिए। और शुभम सिंह साहब हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद सर।